आज का चैप्टर जो है हमारा दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट विच इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर यूनिट 4। और ये जो है वैसे आपका एएस के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 24 है। सही है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो समझते हैं इन्वेंट्री क्या होती है। देखें, बिजनेसेस जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक बिजनेस होता है जो कि खुद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, और एक बिजनेस होता है जो कि प्रोडक्ट्स रिटेलिंग करता है। और दोनों बिजनेसेस को किस चीज की जरूरत होती है? इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह, जो भी रॉ मटेरियल उसको चाहिए टू मैन्युफैक्चर द गुड, उसकी इन्वेंट्री स्टोर करता है। फिर जो ये रिटेलिंग बिजनेस होते हैं जैसे इम्तियाज वगैरह हो गए, ये लोग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी ये लोग सेल कर रहे होते हैं उसकी इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक कर रहे होते हैं। So usually inventory होता क्या है? Inventory is the material and goods required for the production and supply of products to the customer. तो इन्वेंट्री आप वो चीज जो आप आपके बिजनेस के अंदर होती है जिससे आप यूज करके फर्दर दूसरे गुड्स बनाते हो, या फिर आपके गुड्स बने हुए होते हैं, आप उसको फर्दर अपने बिजनेस के अंदर रखते हो और आगे उसको कस्टमर्स तक पहुंचाते हो। So usually there are three types of inventories that the business hold. एक होता है रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट, मटेरियल वगैरह जो आप स्टोर करते हो टू प्रोड्यूस योर गुड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर है तो जितना भी कपड़ा वो स्टोर करेगा दैट इज द रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस। बेसिकली कुछ होता है कि जैसे सपोज अगर फैक्ट्री में काम हो रहा है, फैक्ट्री में काम होता है और फैक्ट्री का टाइम खत्म हो जाता है, तो कुछ काम कुछ गुड्स पे आधा हो चुका होता है और कुछ काम जो है वो गुड्स पे आधा बाकी होता है। तो वो गुड्स जिन पे आधा काम बाकी होता है उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस गुड्स, जिनके ऊपर आधा काम हाफ प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड ऑन देम एंड हाफ प्रोडक्शन इज रिमेनिंग। और तीसरी तरीके की जो इन्वेंट्री आप स्टोर करते हो दैट इज फिनिश गुड। गुड जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो आप उसको स्टोर करते हो वेयर हाउस के अंदर। सो दैट इज बेसिकली योर फिनिश गुड। या फिर अगर जैसे कोई रिटेल स्टोर है, वो अगर कोई सपोज चॉकलेट वगैरह आप जो है मंगा रहे हो स्टॉक, सही है, बहुत सारा स्टॉक जो इम्तियाज वगैरह मंगाता है, तो उस इन्वेंट्री को स्टोर करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? आपका फिनिश गुड होती हैं। और इन्वेंट्री को जो है मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है। A business should ensure that they manage the inventory properly. Why? Because without effective management of inventory, there might be insufficient inventories to meet unforeseen changes in demand. What do we mean by insufficient inventories for unforeseen changes in demand? For example, अगर let's suppose डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाती है, सही है, डिमांड आपकी suddenly increase हो गई, तो you should be making sure that you have enough amount of मटेरियल अवेलेबल, ताकि अगर एकदम से डिमांड इंक्रीज हो जाए या एकदम से कोई एक्स्ट्रा खरीद लिया किसी कस्टमर ने, तो आपके पास पीछे स्टॉक मौजूद होना चाहिए। Secondly, if you're not managing your inventories well, you might have out of date inventories. फॉर एग्जाम्पल वो इन्वेंट्री जो एक्सपायर हो गई, वो इन्वेंट्री भी आप अपने पास रख रहे होगे इफ यू आर नॉट चेकिंग or managing the inventory properly. So it might be possible that you might be holding out of date inventory in the business. Thirdly, inventory wastage might occur due to mishandling or incorrect storage condition. If you're not managing the inventory properly, so you might lose inventory, it might lead to inventory being damaged. For example, आप अगर आइसक्रीम स्टोर कर रहे हो, आप एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर और आपने आइसक्रीम स्टोर करनी है, तो वो जो आइसक्रीम है वो आपके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर करनी होगी आपको। इफ आपका फ्रिज खराब है या आप जो है वो आपका वेयर हाउस है उसके अंदर इतनी टेम्परेचर नहीं है कि वो आइसक्रीम को स्टोर कर सके, तो फिर वो आइसक्रीम आपकी सारी मेल्ट हो जाएगी और आपकी सारी जो प्रोडक्शन है वो खराब हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो can be a drawback if you're not storing the inventory well. And fourth is very high inventory level may result in excessive storage cost and a high opportunity cost for the capital being tied up. अगर आप जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर करोगे तो आपको मसला क्या आएगा? आपको स्टोरेज कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। आप अगर जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे तो आपको जरूरत से ज्यादा बड़ा वेयर हाउस खरीदना पड़ेगा और जरूरत से ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ेंगे टू स्टोर द inventory. So usually the storage costs are often high, and also
देयर इज हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बीइंग टाइड अप। इसका मतलब क्या है? बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट मीन्स कि आप इन्वेंट्री किससे खरीदते हो? कैश से खरीदते हो। अगर आप इन्वेंट्री कैश पे खरीद रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपका कैश इस इन्वेंट्री के अंदर टाई अप हो चुका है। मतलब कि जब तक ये इन्वेंट्री सेल ऑफ नहीं होगी, आपका कैश रिलीज नहीं होगा। तो you are facing an opportunity cost if you buy excessive inventory. Why? Because आपका सारा कैश इन्वेंट्री के अंदर फंस के रह चुका है। आप उस कैश से कुछ और कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, वो कैश किसी बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में डाल सकते थे और उससे पैसा कमा सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपने सारा पैसा अगर अपना इन्वेंट्री खरीदने में लगा दिया है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस होगी। सो दिस इज the drawback that you might face if you're not managing the inventory effectively. तो यूजुअली जब आप इन्वेंट्री होल्ड करते हो तो इन्वेंट्री होल्ड करने की क्या कॉस्ट आती है? इन्वेंट्री होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि आप कैश को टाई अप कर ले तो कैश इज टाइड अप इन इन्वेंट्रीज। तो उस कैश को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने वो सारा कैश टाई अप करा हुआ है इन द इन्वेंट्री, सो यू आर फेसिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंडली, इन्वेंट्रीज अगर आप होल्ड करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। एंड थर्डली, देर इज अ रिस्क ऑफ वेस्टेज एंड ऑब्सोलेंस दैट द इन्वेंट्री माइट गेट आउट ऑफ डेट। अगर आप इन्वेंट्री स्टोर करोगे तो आपकी इन्वेंट्री रखे रखे खराब हो सकती है, आउट ऑफ डेट भी हो, हो सकती है। मूविंग ऑन टू कॉस्ट ऑफ नॉट होल्डिंग इन्वेंट्री, कि अगर इन्वेंट्री नहीं रखते तो क्या मसला आता है? इन्वेंट्री अगर आप नहीं रखते तो यू माइट लूज सेल्स, कि अगर कभी अचानक से डिमांड बढ़ गई और आपके पास पीछे इन्वेंट्री मौजूद नहीं है तो आपको कस्टमर को खाली हाथ घर भेजना पड़ेगा। तो जो रेवेन्यू आप अर्न कर सकते थे वो रेवेन्यू आपने अर्न नहीं करा, जो सेल आपकी हो सकती थी वो सेल आपकी नहीं हुई, तो यू लूज योर सेल्स। सेकेंडली, आइडल प्रोडक्शन रिसोर्सेज। अगर आप इन्वेंट्री नहीं रखोगे या इन्वेंट्री स्टोर नहीं करते तो यूजुअली क्या होता है, जब इन्वेंट्री खत्म हो जाती है फिर आप इन्वेंट्री का वेट करते हो कि अब इन्वेंट्री आएगी तो फिर हम मशीन में डालेंगे और फिर मशीनें चलेंगी, एम्प्लॉयज काम करेंगे। तो यूजुअली जब तक इन्वेंट्री आती नहीं है तब तक आपकी मशीन्स और आपके एम्प्लॉयज फारिग बैठे होते हैं, तो आइडल प्रोडक्शन रिसोर्सेज। एंड थर्डली, स्पेशल ऑर्डर्स माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। अब यूजुअली क्या होता है कि इन्वेंट्री जब आप स्टोर करते हो ना तो आप एक साथ बहुत सारी इन्वेंट्री खरीद लेते हो, एंड उसकी वजह से आपको क्या मिलता है? बल्क डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट इज बेसिकली व्हेन यू बाय द इन्वेंट्री इन बल्क एंड यू रिसीव अ डिस्काउंट द इन्वेंट्री एट अ डिस्काउंटेड रेट। तो यूजुअली होता यह है कि जब आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाता है, कोई स्पेशल ऑर्डर, जैसे कोई एक कस्टमर आ गया, उसने जो है वो ऐसी 50 पीसेज आपसे मांग लिया फॉर लेट्स सपोज शर्ट। अब 50 पीसेज शर्ट आपको अलग से बनानी पड़ेंगी क्योंकि ये आपके रेगुलर ऑर्डर से हटके। तो अब आपको 50 पीसेस का रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा अलग से, और 50 पीसेस क्योंकि इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी नहीं है तो आपको फिर बल्क डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। तो समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट होल्डिंग द इन्वेंट्री, सो इट माइट बी पॉसिबल दैट इफ एनी स्पेशल ऑर्डर कम्स इन, तो फिर वो स्पेशल ऑर्डर आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। एंड फोर्थ इज स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटीज। इफ यू आर नॉट होल्डिंग इन्वेंट्री, सो यूजुअली यू आर ordering the inventories in small orders, and small order quantities की वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि आपको बार बार जो है वो इन्वेंट्री मंगवानी पड़ती है, विच इंक्रीजेस योर ट्रांसपोर्टेशन। एंड सेकेंडली, यू आर नॉट रिसीविंग द बल्क डिस्काउंट्स एज वेल। सो दीज आर द कॉस्ट ऑफ नॉट होल्डिंग द इन्वेंट्री। तो भाई इन्वेंट्री रखो तो मसला, इन्वेंट्री ना रखो तो मसला। तो क्या करो? आप रखो इन्वेंट्री एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Now, what is economic order quantity? Economic order quantity is the optimum or least cost quantity of stock to reorder, taking into account delivery cost and stock holding costs. Basically, economic order quantity आपकी वो minimum level of quantity होती है जहाँ पे आपके खर्चे जो है वो minimum होते हैं। The least minimum जो expense आता है आपको in holding or storing the inventory, you should store that. अब यूजुअली ये ग्राफ वैसे तो आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, ये हम समझते हैं थ्रू अ ग्राफ। बेसिकली एक ग्राफ है आपका होल्डिंग कॉस्ट का। अब होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? होल्डिंग कॉस्ट इज फॉर एग्जांपल वेयर हाउस रेंट। अब अगर आप कम क्वांटिटी स्टोर करोगे, आई होप आप लोग को मैथ्स इतना आता हो, ये जीरो है और ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, एंड सो एन एंड सो फोर्थ। ऐसे यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है?
तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लूंगा तो आपकी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री कम है, तो कम इन्वेंट्री रखूंगा तो कम कॉस्ट आएगी, लेकिन ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर करूंगा तो ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे होते हैं? होल्डिंग कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे जैसे मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मुझे कॉस्ट ज्यादा आती रहेगी। ऑन द कॉन्ट्री, रीऑर्डर कॉस्ट, जितनी कम इन्वेंट्री होल्ड करूंगा उतनी ज्यादा रीऑर्डर कॉस्ट आएगी। वाई? क्योंकि जितने कम इन्वेंट्री होल्ड करूंगा उतनी ज्यादा दफा मुझे रीऑर्डर करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा मैं क्वांटिटी होल्ड करूंगा उतनी कम दफा मुझे रीऑर्डर कॉस्ट करना पड़ेगा। तो जहां पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट और रीऑर्डर कॉस्ट इंटरसेक्ट करे, वो होता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनता है। और ये जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, ये जब मिनिमम पॉइंट पे होता है, ये तभी मिनिमम पॉइंट पे होगा जब आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ये ऑर्डर कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे बिजनेस इन्वेंट्री होल्ड करता है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी हम उतनी क्वांटिटी होल्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जहाँ पे हमारी होल्डिंग कॉस्ट और हमारी रीऑर्डर कॉस्ट दोनों क्या है, मिनिमम लेवल के ऊपर है। सो दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो वेन एवर यू आर होल्डिंग इन्वेंट्री, यू मस्ट इंश्योर दैट कि आपकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग हो रही है वो किस पे हो रही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर हो रही है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू कंट्रोलिंग इन्वेंट्री लेवल्स। अब यूजुअली बिजनेसेस जब अपने इन्वेंट्री लेवल्स को कंट्रोल करता है या मैनेज करता है, तो उसके लिए वो एक इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड इस्तेमाल करता है जिसको हम कहते हैं बफर इन्वेंट्रीज मेथड। अब बफर इन्वेंट्री मेथड क्या होता है? A buffer inventory method is where a minimum level of inventory is stored so that business out of stock ना हो। आप एक मिनिमम लेवल, एक सर्टेन स्टैंडर्ड, एक सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होल्ड रखते हो अपने पास, ताकि आपका बिजनेस जो है वो चलता रहे, बिजनेस आउट ऑफ स्टॉक ना हो। और यूजुअली बफर इन्वेंट्रीज के अंदर आप बफर इन्वेंट्री चार्ट्स बनाते हो। अब बफर इन्वेंट्री चार्ट्स को समझने के लिए आपके पास यहाँ पे एक सामने चार्ट बना हुआ है और मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले तो ऑन दी वाई एक्सिस यू टेक द क्वांटिटीज, सही है, एंड ऑन दी एक्स एक्सिस यू टेक द टाइम, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें, सही है, तो क्वांटिटी देखो यहाँ पे कि जो मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी आप स्टोर कर सकते हो अपने वेयर हाउस में, आप उसको कंसिडर करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिजनेस की एग्जांपल ली हुई है मैंने कि एक बिजनेस जो है वो अपने वेयर हाउस के अंदर 1000 यूनिट्स स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। 1000 यूनिट आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ऑर्डर दिया, 1000 यूनिट आ गए आपके पास, आपने उसको स्टोर कर लिया, एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग इट। आप बेचते हो बेचते हो बेचते हो बेचते हो बेचते हो बेचते हो बेचते हो, और एक सर्टेन क्वांटिटी पे पहुंचते हो, दैट इज 400। ये क्वांटिटी क्या है? दिस इज योर रीऑर्डर लेवल। ये लेवल आपका क्या है? रीऑर्डर लेवल। यहाँ पे जब आपकी क्वांटिटी पहुंचती है गुड्स की, आप जो है वो सप्लायर को कॉल कर देते हो कि सप्लायर साहब हमें जो है वो स्टॉक वापस चाहिए। और आपको पता है सप्लायर जो है वो थोड़ा टाइम लगाता है, एक दो दिन लगाता है आपको इन्वेंट्री भेजने में। तो एक दो दिन के अंदर 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 आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, दैट इज योर बफर इन्वेंट्री लेवल। बफर इन्वेंट्री लेवल आपका वो लेवल होता है कि इतनी मिनिमम इन्वेंट्री आप स्टोर करते ही हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर सप्लायर डिले हो जाए या कभी ज्यादा ऑर्डर आ जाए, ज्यादा डिमांड हो जाए, तो आपके पास इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए। और जब तक आप इस बफर इन्वेंट्री लेवल पे पहुंचते हो, अगर सप्लायर की तरफ से कोई डिले नहीं होता, तो सप्लायर इस टाइम तक आपको इन्वेंट्री ला के दे देता है, और आपका जो वेयर हाउस है वो रिस्टॉक हो जाता है। फिर दोबारा सेल होती है, फिर आप रीऑर्डर क्वांटिटी पे पहुंचते हो, फिर आप सप्लायर को कॉल करते हो कि भाई मुझे गुड्स भिजवा दो। सप्लायर बोलता है 2 दिन में आ जाएंगे। सप्लायर अगर अपनी डिलीवरी ऑन टाइम करता है तो आपके पास बफर इन्वेंट्री तक पहुंचते पहुंचते गुड्स आ जाते हैं, और फिर दोबारा से ये रीस्टॉक हो जाता है। फिर दोबारा से सेल्स, फिर दोबारा से सप्लायर को कॉल, फिर सप्लायर इन्वेंट्री भेजता है। अगर वो ऑन टाइम आ जाती है तो आपका बफर इन्वेंट्री तक पहुंचने तक इन्वेंट्री आ जाती है, और फिर आपका रीस्टॉक। तो इस तरीके से ये साइकिल आपका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये तो बहुत एक्यूरेट मैंने आपको बनाया है कि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कि सप्लायर भी डिले नहीं कर रहा कुछ भी, और आपका सारी चीजें टाइम पे चल रही हैं। तो यूजुअली वो जो टाइम आप ऑर्डर करते हो, रीऑर्डर लेवल पे आप कॉल मिलाते हो सप्लायर को, और जब तक सप्लायर आपके पास इन्वेंट्री पहुंचाता है, उस बीच के टाइम को हम कहते हैं लीड टाइम।
तो लीड टाइम इज द टाइम दैट इज टेकन बाय द सप्लायर टू सेंड द गुड्स टू द बिजनेस। तो यूजुअली ये जो बीच का गैप है आपके फ्रॉम द रीऑर्डर एंड अंटिल द रीस्टॉक इज अराइव, दिस इज योर लीड टाइम। ये गैप और ये गैप्स आपके क्या होते हैं, लीड टाइम कहलाते हैं। सो बेसिकली इन द बफर इन्वेंट्री लेवल, बफर इन्वेंट्रीज क्या होती है? बफर इन्वेंट्रीज आर द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज दैट यू स्टोर। Maximum inventory is the maximum stock that is held in the business, and reorder level is the stock at which the business reorders its stock. तो यूजुअली आपके बफर इन्वेंट्री स्टॉक्स ये होते हैं। तो असल में क्या होता है एक्चुअल में, ये तो मैंने खैर ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया है। एक्चुअल में ये कभी नीचे भी चला जाता है, कभी ऊपर भी आ जाता है थोड़ा, फिर कभी नीचे चला जाता है, फिर थोड़ा फुल हो जाता है। तो यूजुअली ये ऊपर नीचे होता रहता है। यूजुअली सप्लायर कभी लेट कर देता है, कभी आपके पास कम यूनिट्स आ जाते हैं, कभी सप्लायर टाइम पे पहुंचा देते हैं तो ज्यादा यूनिट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे होता रहता है। बट बफर इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एटलीस्ट मिनिमम इन्वेंट्री स्टोर करो, ताकि आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस ना हो। कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाता है, कोई एडिशनल ऑर्डर वगैरह आ जाता है, तो आपके पास इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए और बिजनेस चलता रहना चाहिए। Then we have another inventory management system which is known as just in time inventory control. तो एक तो इन्वेंट्री लेवल कंट्रोल करने का तरीका है थ्रू बफर इन्वेंट्रीज, कि आप मिनिमम स्टॉक होल्ड करो, और मिनिमम स्टॉक होल्ड करो ताकि आउट ऑफ बिजनेस ना हो। दूसरा तरीका है इन्वेंट्री को मैनेज करने का, दैट इज जस्ट इन टाइम या जस्ट इन केस इन्वेंट्री भी इसको हम कहते हैं। जस्ट इन केस इसका दूसरा नाम है। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल या जस्ट इन केस इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप जो है वो बिल्कुल भी इन्वेंट्री स्टोर नहीं कर रहे। सो दिस इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एम्स टू अवॉइड holding inventories by requiring supplies to arrive just as they are needed in production and completed products are produced to order. तो यूजुअली जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आप सप्लाईज, जब आपको सप्लाईज की नीड होती है तभी आपके पास सप्लाईज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट के अंदर देखिए, जो मसाले वगैरह होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, केचप मसाले वगैरह जो खाने में डलते हैं, यूजुअली उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। तो आप उनको ऑर्डर कर लो, बफर इन्वेंट्री पे आप उनको स्टोर कर सकते हो। लेकिन जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो चिकन वगैरह होती है रेस्टोरेंट के अंदर, वो तो आपको जब ऑर्डर आएगा तभी आप उसको मंगा के रखते हो, या डेली बेसिस पे आप अपनी एक फोरकास्टेड डिमांड रखते हो कि यार मेरे डेली बेसिस पे इतना जो है वो ऑर्डर बिकता है, तो इतनी चिकन मेरी डेली आनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल इज, कि आपको जब ऑर्डर आता है आप तभी जो है वो अपनी इन्वेंट्री मंगाते हो, ऑर्डर को बनाते हो और फिर आप उसको डिस्पैच कर देते हो। सो यहाँ पे आप इन्वेंट्री बिल्कुल जीरो ना होने के बराबर स्टोर कर रहे होते हो। So this inventory control method aims to avoid holding inventories by requiring supplies to arrive just as they are needed in production and completed products are produced to order. तो जब भी supplies की need पड़ती है आप उनको order कर देते हो। So this is known as just in time inventory control. तो जस्ट इन टाइम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए बिजनेस को सर्टेन अपनी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब बिजनेस को अगर जस्ट इन टाइम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, सो बिजनेस को मेक श्योर करना है कि उसका एक अच्छा रिलेशनशिप हो विद द सप्लायर्स। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स। सेकेंडली, एक्सेलेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज सो दैट दे आर मोटिवेटेड। आपके एम्प्लॉयज के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करें और वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन करें। कोई एम्प्लॉय भूले ना टू री ऑर्डर, और टाइम पे आए सारी ऑर्डर और टाइम पे बना के वो भेजें, तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल हाई होनी चाहिए। thirdly, quality must be everyone's priority. सप्लायर से लेके एक एम्प्लॉय तक हर किसी की जो क्वालिटी है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि सप्लायर की क्वालिटी क्या है, कि सप्लायर टाइम पे डिलीवरी करे, तो वो ही शुड मेक श्योर दैट ही इज डिलीवरिंग द गुड्स ऑन टाइम टू द बिजनेस। एम्प्लॉयज का काम क्या है कि वो सही तरीके से गुड बनाए, ऑन टाइम गुड प्रोड्यूस करें। तो एम्प्लॉयज शुड ऑल्सो गिव दैट क्वालिटी अ प्रायोरिटी। Then fourth is production staff must be well trained and multi skilled. आपका प्रोडक्शन स्टाफ वेल ट्रेन होना चाहिए और मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन स्टाफ जो है वो अपने क्वालिटी ऑफ वर्क अचीव कर सके, प्रोडक्ट को सही तरीके से पहली बार में ही अच्छा बनाए। ताकि क्योंकि अब बार बार तो आप इन्वेंट्री नहीं मंगाओगे ना, आप एक बार इन्वेंट्री मंगाई, अब आपकी गलती के चांसेस कम है। तो आपका प्रोडक्शन स्टाफ वेल ट्रेन होना चाहिए ताकि आपकी गलती बिल्कुल ना हो, पहली बार में प्रोडक्ट एक्यूरेट बने, जिसको हम कहते हैं जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन। एंड फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी।
आपको अगर जीआईटी इस्तेमाल करना है, सो यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट एंड यू हैव एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे अगर आपने एक बंदा रखा हुआ है कि वो भाई सप्लायर को कॉल करके याद दिला दो कि उसको जो है वो सप्लाईज भिजवानी है, तो फिर तो आपका काम डिले हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी रखी हुई है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मैसेज पहुंचा देता है सप्लायर को, तो सप्लायर उसको एक्सेप्ट करके, उस सप्लायर के पास भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है कि वो उसको एक्सेप्ट करके ऑटोमेटिक ऑर्डर डिस्पैच कर देता है। तो अगर सारी चीजें ऑटोमेटेड होंगी तो फिर जीआईटी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकती है। एंड लास्टली यू शुड हैव एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट। अगर आपको जीआईटी इंप्लीमेंट करना है, सो यू शुड मेक श्योर दैट कि आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक्यूरेट सेल फोरकास्ट बना रहा हो, ताकि वो एक्यूरेट सेल फोरकास्ट देख के आप इन्वेंट्री फिर उसी हिसाब से ऑर्डर करो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी एक रेस्टोरेंट की, कि एक रेस्टोरेंट के पास एक्यूरेट ऑर्डर्स होने चाहिए कि उनका कौन सा खाना कितना बिकता है। तो उसी एक्सक्यूज मी, तो उसी हिसाब से जो है वो आप जो है वो अपने ऑर्डर स्टॉक को रीऑर्डर कराते हो, जीआईटी इस्तेमाल करते हो, दैट इज कि आप अपनी इन्वेंट्री को उसी हिसाब से मंगवाते हो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। तो जीआईटी के फायदे क्या होते हैं भाई? आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री आप इस्तेमाल कर रहे हो तो देर इज नो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, तो आप कोई वेयर हाउस वगैरह नहीं रखना पड़ता आपको, तो खर्चा नहीं है स्टॉक होल्डिंग का। नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई कैपिटल टाई अप भी नहीं हो रहा, आप बस उतनी इन्वेंट्री मंगवा रहे हो जिसकी जितनी जरूरत है, तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फेस नहीं हो रही। लेस चांस ऑफ इन्वेंट्री बीइंग आउटडेटेड, तो कोई इन्वेंट्री भी आपकी आउटडेट नहीं हो रही, खराब नहीं हो रही, पुरानी नहीं हो रही। एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, तो आप जब अकॉर्डिंग टू द डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी कोई वेस्टेज भी नहीं हो रहा, और आपकी प्रोडक्शन काफी फ्लेक्सिबल भी है कि जब डिमांड ज्यादा है तो आप ज्यादा आउटपुट बना रहे हो, जब डिमांड कम है तो आप कम आउटपुट बना रहे हो। एंड फिफ्थ इज इम्प्रूव मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, आपका वर्कर हाईली मोटिवेटेड होता है, तो जेआईटी इस्तेमाल करने से आपके वर्कर्स की मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज रहती है। ऑन द कॉन्ट्री डिसएडवांटेजेस क्या है जीआईटी के? एनी डिले एंड फेलियर टू रिसीव सप्लाईज विल डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपके पास टाइम पे सप्लायर ने सप्लाई नहीं करा तो आपका ऑर्डर डिले होगा कस्टमर के पास, और कस्टमर जो है वो फिर आपको गालियां देगा। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो ब्रांड नेम है वो किसके हाथ में है? सप्लायर के हाथ में। तो अगर सप्लायर डिले करता है काम तो आपके बिजनेस का नाम खराब होगा। डिलीवरी कॉस्ट विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आप बार बार डिलीवरीज मंगा रहे हो, क्योंकि जस्ट इन टाइम में आप ज्यादा मंगा के स्टोर नहीं करते, आप जो है वो कम कम मंगा रहे होते हो, तो यूजुअली आपको डिलीवरी कॉस्ट काफी हाई होती है, क्योंकि आप बार बार मंगवा रहे होते हो तो डिलीवरी कॉस्ट उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। थर्डली, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विल इंक्रीज। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि आपको बंदे रखने पड़ते हैं ज्यादा, जो कि मेक श्योर करें कि गुड्स टाइम पे आ रहे हैं और गुड्स जल्दी से मशीन के अंदर जा रहे हैं और जल्दी से जो है वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो यू मस्ट बी हैविंग मोर एडमिनिस्ट्रेशन to look and supervise the workers they are working, to look and supervise the suppliers whether they're supplying it on time or not। तो स्टॉक टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हर चीज देखने के लिए आपको एडिशनल बंदे रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से सैलरी एंड वेजेस कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। फिर आप जब अपनी इन्वेंट्री जो है वो स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटी में मंगवा रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बल्क डिस्काउंट्स में भी रिडक्शन हो जाएगा। दैट इज कि आपके जो बल्क डिस्काउंट्स है आपको वो नहीं मिलेंगे। एक साथ आप पहले पूरा इन्वेंट्री खरीदते थे, लेकिन अब जो है वो आप इन्वेंट्री जो है वो शॉर्ट उस पर खरीद रहे हो, कम कम क्वांटिटीज में खरीद रहे हो, तो उसकी वजह से आपके बल्क डिस्काउंट्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। एंड फिफ्थ इज दैट कंपनीज रेपुटेशन डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन सप्लायर के हाथ में होती है, कि सप्लायर ने डिले करा, या फिर रोड अगर कोई टूट गया, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई हालात खराब हो गए, तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो डिले होगी, और उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक जो है वो डिले होके पहुंचेगा, और उसकी वजह से कस्टमर आपका लूज हो सकता है, कस्टमर कॉम्पिटिटर की तरफ भी जा सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। फिर उसके बाद एक जो नया कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर आया है आफ्टर योर सिलेबस चेंजेस, दैट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है कि बेसिकली जहां से गुड बना है वहां से लेके कस्टमर तक जो वो गुड पहुंचा है, इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कौन करता है? आपकी इस पूरे नेटवर्क को कहते हैं हम सप्लाई चेन। और आपके बिजनेस का ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने सप्लाई चेन को मैनेज करे, कि फ्रॉम द सप्लायर टिल द कस्टमर जो गुड आपका पहुंच रहा है, जिसमें बीच में होलसेलर भी आते हैं, रिटेलर भी आते हैं, तो ये पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने का काम किसका होता है? आपके
बिजनेस का। सो सप्लाई चेन इज द नेटवर्क ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। कि बेसिकली सप्लायर ने जो प्रोडक्ट बनाया है या रॉ मटेरियल ग्रो करा है, उसने बिजनेस को बेचना, फिर बिजनेस वो प्रोडक्ट बना के आगे होलसेलर को भेजना, होलसेलर आगे रिटेलर को भेजना और रिटेलर आगे कंज्यूमर को भेजना। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सप्लाई चेन। और आपके बिजनेस को मेक श्योर करना है कि वो सप्लाई चेन को मैनेज करे सक्सेसफुली, क्योंकि अगर ये चीज सक्सेसफुली मैनेज होगी तभी आपका बिजनेस जो है वो एक अच्छा कस्टमर बिल्ड करेगा और कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज करेगा। So the operations department aims to increase operational efficiency by reducing the cost of managing the supply chain and improving customer services. Basically, आपका जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसका एक एम ये होता है कि वो क्या करे, वो अपनी सप्लाई चेन की कॉस्ट रिड्यूस करे और कस्टमर को जो है वो ज्यादा जल्दी जो है वो टाइमली जो है वो प्रोडक्ट पहुंचाए, ताकि कस्टमर सर्विस ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। देखें, कस्टमर को अगर आप टाइम पे जो है वो गुड पहुंचाओगे, वक्त से पहले गुड पहुंचाओगे, तो कस्टमर जो है वो खुश होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको दिख रहा है बड़ा रश है, आपको वेटर बोल के जाते हैं सर 40 to 45 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आपका खाना जल्दी आ जाता है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है ना कि यार उसने 40 45 मिनट बोला था लेकिन 20 मिनट में खाना लिया है। या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वेटिंग होती है बाहर, आप पूछते हो भाई कितनी देर की वेटिंग है, वो बोलते हैं भाई 1 घंटा लगेगा। आप वेट करना शुरू करते हो, 10 मिनट में आपका नंबर आ जाता है। तो कहा उसने बोला 1 घंटा और 10 मिनट के अंदर आपका नंबर आ गया, तो एक अगेन सेटिस्फैक्शन होती है। तो यूजुअली जब आपका सप्लाई चेन में टाइम कम से कम लगेगा तो आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड फील करेगा कि यार मुझे जो है वो बिजनेस ने ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट दे दिया। So they also reduce the time taken in the supply chain process to make sure that the product is available and faster than the competitor. So business reduce this time period. अब supply chain का जो time period है वो कैसे reduce होता है? By speeding up the new product development. आप अपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देते हो, लेटेस्ट इक्विपमेंट देते हो, वेल ट्रेनिंग उनकी करवाते हो, ताकि वो नए प्रोडक्ट जल्द अज जल्द बना सकें और मार्केट में कॉम्पिटिटर के नए प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले आपके नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाए। सेकेंडली, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स, एम्प्लॉयज एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर आपने जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टाइम रिड्यूस करना है और मेक श्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक ज्यादा जल्दी पहुंचे, तो यू शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद योर सप्लायर्स, गुड रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयज एंड गुड रिलेशनशिप विद योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट इज योर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, ताकि हर कोई अपना काम जिम्मेदारी से करे और आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक ज्यादा जल्दी पहुंचे। स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपके पास जितनी ऑटोमेशन होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, आपके पास जितने रोबोट्स होंगे इन मैन्युफैक्चरिंग, उतना तेजी से काम होगा और उतनी ही जल्दी कस्टमर तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेजेस इन प्रोडक्शन स्टेजेस। आप अपने प्रोडक्शन स्टेजेस में जितना वेस्टेजेस को मिनिमाइज करेंगे, उतना ज्यादा, उतना कम रीवर्क होगा आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, उतने कम एरर्स आएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर और उतना ही जल्दी जो है वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा। So this is how you can reduce the time period taken in the supply chain. Now, what are the benefits of improving supply chain? अगर आप अपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव करते हो, सो देयर विल बी इंक्रीज इन द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, कि कस्टमर लॉयल रहेगा, कस्टमर बार बार आके आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी हो जाएगी अगर आप सप्लाई चेन अपना रिड्यूस करोगे। एंड लास्टली, रिडक्शन इन योर ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल, कि आपके जो ऑपरेशनल खर्चे हैं जैसे कि प्रोडक्ट बनाने के खर्चे वो रिड्यूस हो जाएंगे, सप्लाईज के खर्चे रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब स्पीड अप कर रहे हो सारा प्रोसेस तो आपका वेटिंग टाइम कम होगा, और जब वेटिंग टाइम कम होगा तो मतलब आपको प्रोडक्ट कम टाइम के लिए स्टोर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी मार्केट में पहुंचेगा और ज्यादा जल्दी कस्टमर के हाथ में जाएगा, तो ओवरऑल आपके ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपका तो एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो दिस इज योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये समरी है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पढ़े, फिर हमने कंट्रोलिंग इन्वेंट्री लेवल, बफर इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस करा,
फिर प्रॉब्लम्स विदाउट इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने डिस्कस करा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने डिस्कस करा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हमने डिस्कस करी स्टार्टिंग में, और फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने एट द एंड डिस्कस करा. So this was your inventory management topic.